न्यूज में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का नाम तो हम सब सुनते ही रहते हैं, पर आखिर ये है क्या और हमेशा इतनी चर्चा में क्यों रहती है? चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। खासकर पिछले कुछ वक्त से ईडी काफी ज्यादा खबरों में है, तो सवाल वही का वही है कि आखिर ये एजेंसी है क्या और इसका काम क्या है। आइए इसकी पूरी कहानी जानते हैं। तो सबसे पहले ईडी को आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ईडी को समझने का सबसे सरल तरीका है कि इसे भारत की इकोनॉमिक पुलिस मान लिया जाए। जैसे नॉर्मल पुलिस चोरी डकैती जैसे मामले देखती है ना, बिल्कुल वैसे ही ईडी देश के बड़े बड़े फाइनेंशियल क्राइम्स यानी आर्थिक अपराधों से लड़ती है। तो ऑफिशियली अगर बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी हमारे फिनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आने वाली एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मूल उद्देश्य देश के आर्थिक कानूनों को लागू करना और फाइनेंशियल क्राइम्स को रोकना है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ईडी का काम डबल है। ये सिर्फ एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है, मतलब सिर्फ क्राइम होने के बाद जांच नहीं करती, बल्कि ये एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी भी है। इसका मतलब है कि ये फाइनेंशियल क्राइम्स पर पहले से ही नजर रखती है, खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है। तो एक तरह से ये पुलिस भी है और जासूस भी। लेकिन सवाल ये है कि ईडी हमेशा से इतनी पावरफुल थी क्या? नहीं, इसकी भी एक हिस्ट्री है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इसके इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई मई 1956 में। तब इसका नाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं था, बल्कि एनफोर्समेंट यूनिट था, और इसका काम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के वायोलेशंस को हैंडल करना। फिर ठीक एक साल बाद 1957 में इसका नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रखा गया, जो आज तक चला आ रहा है। तो सरकारी सिस्टम में ईडी किसके अंडर आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व विभाग के अंडर। तो ये सीधे सीधे देश के आर्थिक नीतियों से जुड़ी हुई एजेंसी है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, ईडी के पास इतनी पावर, इतनी शक्ति आती कहां से है? जवाब है 3 बहुत ही पावरफुल कानूनों से। ये 3 कानून ईडी की रीढ़ की हड्डी हैं। पहला है फीमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये विदेशी मुद्रा के लेन देन पर कंट्रोल रखता है। दूसरा है फीओआ यानी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, ये उन आर्थिक अपराधियों के लिए है जो देश छोड़कर भाग जाते हैं। और तीसरा और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला कानून है पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसी कानून के तहत मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद करने के मामलों की जांच होती। और इन तीनों में से पीएमएलए ही वो कानून है जिसकी वजह से ईडी अक्सर हेडलाइंस में रहती है। तो चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। बिल्कुल सरल शब्दों में मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है डर्टी मनी को क्लीन बनाना, मतलब गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे, जिसे हम काला धन कहते हैं, उसे लीगल फाइनेंशियल सिस्टम में इस तरह से डालना कि वो बिल्कुल साफ सुथरा यानी सफेद धन लगे। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, कानून में इसकी एक साफ परिभाषा है। पीएमएलए का सेक्शन 3 ये बिल्कुल आईने की तरह साफ करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में क्या क्या शामिल होता है। और कानून इस मामले में बहुत क्लियर है। इसके तहत अगर कोई अपराध से कमाए पैसे को छिपाता है, या फिर उस पैसे से जुड़ी किसी भी प्रोसेस में जानकर हिस्सा लेता है, या फिर उस काले धन को एक साफ सुथरी प्रॉपर्टी की तरह दिखाने की कोशिश करता है, तो ये सभी चीजें मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में आती हैं। मतलब सिर्फ पैसा कमाने वाला ही नहीं, उसकी मदद करने वाला भी इसके दायरे में आ जाता है। और पीएमएलए ही ईडी को इसकी असली ताकत देता है। इस कानून के जरिए ईडी न सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज को रोक सकती है, बल्कि जो भी प्रॉपर्टी उस काले धन से बनाई गई है उसे जब्त भी कर सकती है, कॉन्फिस्केट कर सकती है, फिर चाहे वो घर हो, गाड़ी हो या बैंक में पड़ा पैसा। तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? ईडी के बारे में इतनी बात करना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हमारी इकोनॉमी को फाइनेंशियल क्राइम से बचाने वाली एक बहुत ही जरूरी एजेंसी है। ये एक तरह से हमारे आर्थिक सिस्टम की रक्षक है, जिसका काम ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को कमजोर ना कर पाए। लेकिन जब किसी एजेंसी के पास इतनी शक्ति होती है, तो एक बड़ा सवाल भी सामने आता है। एक पावरफुल फाइनेंशियल एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए पावर और अकाउंटेबिलिटी यानी शक्ति और जवाबदेही के बीच सही बैलेंस क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सोचना हम सबके लिए जरूरी है।